नमस्कार। मैं डॉक्टर गजानन भोसले। आज बीए भाग 1 ऐच्छिक हिंदी के लिए रखी गई कविताओं में से 9वीं कविता हो गई है पीर पर्वत सी पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कविता के कवि हैं दुष्यंत कुमार। पहले हम दुष्यंत कुमार जी के बारे में संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे। दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1 सितंबर 1933 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में राजपुर नवादा गांव में हुआ। दुष्यंत कुमार जी की प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरनगर में हुई। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। 1966 से वे आकाशवाणी भोपाल में हिंदी के कार्यक्रम निदेशक रहे। फिर मध्य प्रदेश प्रशासन के भाषा विभाग में सहायक संचालक नियुक्त हुए। दुष्यंत कुमार जी की मृत्यु 30 दिसंबर 1975 ईस्वी में हुई। उनके साहित्य का परिचय संक्षेप में हम प्राप्त करेंगे। दुष्यंत कुमार जी ने सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए बन का बसंत, गजल संग्रह, साये में धूप आदि काव्य संग्रहों का निर्माण किया है। एक कंठ विष पाई नामक उनकी काव्य नाटिका है। मसीहा मर गया नामक नाटक है। मन के कोन नामक एकांकी संग्रह है। और छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी आदि 3 उपन्यास हैं। दुष्यंत कुमार जी के जीवन परिचय के बारे में, उनके अन्य व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में थोड़ा और परिचय अगर हमें प्राप्त करना है तो इतना ही कह सकते हैं कि दुष्यंत कुमार जी की ख्याति का आधार है उनकी गजलें। दुष्यंत कुमार जी ने गजल को उसकी सामंती संवेदना और जामोसा की तथा हवा परवाना के उपमान प्रतीकों से निकालकर नई युग चेतना और नूतन अभिव्यक्ति में ढाला। उनकी गजलें माशूक की बेवफाई और शराब के नूर की बात न करके सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों को उभारती है। गजलकार दुष्यंत कुमार जी की हो गए है पीर पर्वत सी गजल देश की बुनियादी व्यवस्था का दर्दनाक यथार्थ प्रस्तुत करती है। यह गजल साये में धूप गजल संग्रह में संग्रहित है। गजल की पीड़ा अपनी निजी पीड़ा न होकर वह आम आदमी की पीड़ा है। आज देश में गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भूखमरी, शोषण की समस्याएं हर जगह व्याप्त है। ऐसी स्थिति में यह गजल समाज के उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है, पथदर्शी है जो व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है, जनहित के लिए सिर्फ हंगामा खड़ा नहीं करता बल्कि परिवर्तन की कामना करता है। सच बात तो यह है कि दुष्यंत कुमार की यह गजल अपने समय की जीवंत डायरी है जो आजादी के 70 साल बाद भी प्रासंगिक है। बुनियादी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वह न हिमालय से गंगा पिघलने देती है और न उसे पर्वत सी पिघलने देती है, लेकिन गजलकार उस बुनियादी व्यवस्था को ही दीवार एवं पर्दों की तरह हिलाकर ध्वस्त करना चाहता है। इसके लिए वो आम जनता के सीने में आग की वह चिंगारी सुलगाना चाहता है जिसमें बुनियादी व्यवस्था ही उथल पुथल हो जाए ताकि आम जन शांति से जीवन जी सके। तो गजलकार दुष्यंत कुमार जी के बारे में आपने संक्षेप में परिचय प्राप्त किया। वास्तव में गजलकार दुष्यंत कुमार जी का यह परिचय बिल्कुल संक्षिप्त है। वास्तव में दुष्यंत कुमार जी एक ऐसे गजलकार हैं जिन्होंने मूल गजल का जो ढांचा है, यानी अरबी फारसी से गजल विधा हमारे यहाँ आ गई है और गजल विधा अरबी फारसी में केवल प्रेमी और प्रेमिका की बातों का जिक्र करने के लिए या प्रेमी या प्रेमिका के विरह का दर्द चित्रित करने के लिए लिखी जाती थी, अंकित की जाती थी, उसका सृजन होता था। लेकिन जब
वहाँ से हमारे यहाँ भारत में ये विधा जैसे जैसे अपना स्वरूप विकसित करती रही, वैसे वैसे हिंदी में उसे बहुत यानी महत्वपूर्ण स्थान मिला। लेकिन गजलकार दुष्यंत कुमार जी की खासियत यह है कि उन्होंने वह आम जनता के साथ जोड़ने का प्रयास किया, अर्थात जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच होने वाला दर्द का चित्रण है, वह विरह रूपी दर्द का चित्रण है, वह चित्रण उन्होंने आम जनता से जोड़ा। आम जनता के दर्द को, सामान्य व्यक्ति के दर्द को उन्होंने अपनी गजलों में वाणी दी और उसके माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि आम जनता कितने दर्द भरे जीवन का यापन करती है, जीवन जीती है। उदाहरण कुछ उनके शेरों का दिया जाए तो आपकी समझ में आ जाएगा कि उनकी गजलों में शक्ति कितनी है, परिवर्तन की शक्ति कितनी है। वे अपने एक शेर में बताते हैं कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, हमें मालूम है कि पानी कहाँ ठहरा हुआ है। इस शेर में हमारी जो सरकारी व्यवस्था है, उस सरकारी व्यवस्था पर लगभग 1970 के आसपास उन्होंने इतना जबरदस्त व्यंग्य किया है। उस समय जो स्थिति चल रही थी, जो सरकार की ओर से आम जनता के लिए योजना आ रही थी और उस योजना को खाने वाले बिचौलिए लोग थे, उन बिचौलिए लोगों को यहाँ उन्होंने नंगा कर दिया है। वे कहते हैं कि यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, अर्थात सरकारी योजनाएं गरीबों के लिए सरकार की ओर से तो भर भर कर दी जाती थी, लेकिन यह योजनाओं की नदी आम जनता तक पहुँचते पहुँचते ये बिचौलिए होने वाले सरकारी अफसर हो, राजनेता हो, उस पानी को पी लेते थे और सूखी हुई नदी यानी आम जनता तक पहुँचती थी। इस सत्य को उन्होंने गजल के माध्यम से बखूबी चित्रित करने का प्रयास किया है। और इसी प्रकार की धारणा रखने वाले, इसी प्रकार का विचार रखने वाले कवि हो गई है पीर पर्वतसी नामक गजल के अंतर्गत इन्हीं विचारों को आम जनता के साथ होने वाले इन्हीं बातों को चित्रित करने का प्रयास करता है। उनने यहाँ लिखा है कि हो गए है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अर्थात इस गजल का पहला ही शेर है, यहाँ शीर्षक में होने वाला पीर शब्द पीड़ा का प्रतीक है, दर्द का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। और यह आम जनता की पीड़ा के बारे में कवि यहाँ बताना चाहता है। यह आम जनता की जो पीड़ा है वह कैसे है, तो हो गई है पीर पर्वत सी। ये आम जनता की पीड़ा पर्वत के समान यानी जबरदस्त बन गई है और उस पर्वत के नीचे आम जनता दब गई है। आगे कहते पिघलनी चाहिए। ये जो पीड़ा है पर्वत के समान बनी हुई है और उसके नीचे दबा हुआ आम आदमी उस पर्वत जैसी पीड़ा को पिघलना चाहिए, तभी ये जो उसके नीचे दबा हुआ सामान्य व्यक्ति है वह सांस ले सकता है, वह अपना अस्तित्व सिद्ध कर सकता है, अन्यथा उसके नीचे दब कर वह मर जाएगा। और इसलिए आगे कहते हैं इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है और अनेक पैसे जीवों की प्यास बुझाती है, उसी प्रकार ये जो दर्दरूपी हिमालय है, उस दर्दरूपी हिमालय से राहत की कोई गंगा या इन लोगों की जरूरत की कोई गंगा निकलनी चाहिए, ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। उन लोगों का दर्द, जिस प्रकार पैसे का प्यास से होने वाला दर्द दूर करने का काम गंगा करती है, उसी प्रकार इस हिमालय से यानी हिमालय को चकनाचूर करके उससे ऐसी राहत की गंगा निकलनी चाहिए, ऐसी मदद की गंगा निकलनी चाहिए कि आम जनता के मन में होने वाला दुख दर्द है वह दूर होना चाहिए। अगले शेर में वे कहते हैं आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। यहाँ कवि को बताना है कि जैसे जैसे ऐसे गलत होने वाले कार्य का हम विरोध करते हैं, वह धीरे धीरे यानी आप ही आप डर कर भागने लगते हैं या वे हिलने लगते हैं। जो पुख्ता दीवार बनकर खड़े हैं, उस दीवार को कवि ने हिलाने का प्रयास किया है। और वह दीवार कैसे हिलने लगी? दीवार तो स्थिर होती है,
वो हिलने का नाम नहीं लेती, चाहे जितनी ठोकरें लगे। लेकिन ये दीवार आज पर्दों की तरह हिलने लगी। जिस प्रकार पर्दा हवा के झोंके से हिलता है, उसी प्रकार ये दीवार हिलने लगी। अर्थात ये जो खाने वाले बिचौलिए हैं, उनका जो आतंक है, उस आतंक से जनता मुक्त होने जा रही है। वो जनता की आवाज उन्हें वहां से हटाने का काम कर रही है और ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। लेकिन आगे कवि को बताना है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कवि को न केवल यह दीवार पर्दों की तरह हिलानी है, बल्कि यह दीवार जिस नींव पर खड़ी है, जिस बुनियाद पर खड़ी है, वह बुनियाद ही उकड़ कर फेंकनी है। क्योंकि इस नींव पर फिर से ऐसी कोई लूट मार करने वाली दीवार खड़ी न हो जाए, या यह सामान्य व्यक्ति और सरकार के बीच बिचौलिए जो दीवार बनकर खड़े हैं, जो उन्हें लूटने का काम करते हैं, वे हमेशा के लिए वहां से यानी नष्ट हो जाए, हमेशा के लिए उनका अस्तित्व मिट जाए। यह धारणा कवि के मन में है। आगे वे कहते हैं, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। देखिए, यह बहुत ही सटीक बात कही है कवि ने। कवि कहते हैं कि हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। यह लाश सभी जानते हैं, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी सांसें रुक जाती है, तब उसे लाश कहा जाता है। यहां लाश चलनी चाहिए कवि ने कहा है। यानी कवि को यहां समझाना है कि जो आम आदमी है वह लाश की तरह है, निचेष्ट पड़ा है, वह कुछ नहीं कर सकता। उन पर अन्याय होते हैं, जैसे कि लाश को चाहे जितने गर्म पानी से नहलाए, वह कुछ यानी दर्द महसूस नहीं करती। उसी प्रकार आम आदमी पर इतने अन्य अत्याचार हो रहे हैं कि वे अपने दर्द का बयान कर नहीं पाते हैं, वे बिल्कुल निचेष्ट पड़े हैं। लेकिन कवि को उनके अंदर इस प्रकार की जान भरनी है कि वह लाश भी, लाश के समान बने हुए लोग भी हर सड़क पर और हर गली में, हर नगर और हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चल रही है ऐसे लगनी चाहिए। उनके अंदर जिजीविषा निर्माण होनी चाहिए, उनके अंदर विरोध करने की भावना निर्माण होनी चाहिए। और यह कार्य करने के लिए कवि यहाँ प्रेरणा देते हैं। अगले शेर के अंतर्गत कवि ने कहा है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। देखिए, कुछ लोगों को आदत होती है कि केवल हंगामा खड़ा करना, कुछ यानी जोर जोर से आवाज करना और दिखावा करना कि मैं कितना कुछ कर रहा हूँ। कवि का यह बिल्कुल मकसद नहीं, कवि का यह उद्देश्य ही नहीं है। कवि को यह कभी नहीं करना है कि मेरे कारण यह हुआ है, अपने नाम पर भी कोई इसी प्रकार यानी यश प्राप्त करना है। उन्हें तो इतना ही करना है कि यह जो बदसूरत बनी हुई आम जनता की तस्वीर है, उसे सुव्यवस्था में बदल देना है। उन्हें ये जो लूटमार की जो सामाजिक स्थिति है, जो बड़े लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, आम जनता को लूट रहे, ये जो बदसूरत तस्वीर है समाज की, उस तस्वीर को बदलना उनका उद्देश्य है। और इसके लिए उन्हें किसी प्रकार दिखावा नहीं करना है, उन्हें तो सही माने में मन और लगन से, हृदय से काम करना है। और इसलिए वे कहते हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद ही नहीं है। अंतिम शेर के अंतर्गत उन्हें समझाना है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अर्थात कवि को यहाँ बताना है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। यानी कवि को यह कभी नहीं यानी सिद्ध करना है कि मेरे कारण यह कार्य हुआ, मेरे कारण आम जनता पर होने वाले अन्याय रुक गए। वे अन्याय की कवि ने प्रेरणा दिया और किसी ने अगर यह प्रयास करके उन अन्यायों को रोक दिया तो वह सही कार्य है। कवि को बताना है केवल मेरे कारण हुआ है, मैंने कविता लिखी या मैंने गजल लिखी या मैंने कार्य किया इसलिए सामाजिक परिवर्तन हुआ, यह उद्देश्य कवि के मन में नहीं है। या किसी बात का श्रेय उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें तो इतना करना है कि यह क्रांति की आग जो है, क्रांति की ज्वालाएं है, हर व्यक्ति के सीने में जलनी चाहिए। जो अन्याय सहने वाला व्यक्ति है उसके हृदय में यह आग जलनी चाहिए। यह मकसद कवि का है। कवि का मकसद यह बिल्कुल नहीं है कि
ये मेरे कारण घटना हुई है, मेरे कारण ये परिवर्तन हुआ है। और इसी प्रकार की धारणा रखने वाले कवि परिवर्तन की पुकार करते हैं, क्रांति की ज्वाला फैलाना चाहते हैं और आम जनता को खड़ा करना चाहते हैं और उन पर होने वाले दर्द के खिलाफ उसे स्वयं को लड़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है यह पूरी गज़ल आपकी समझ में आई होगी और इस गज़ल का संदेश भी आपकी समझ में आया होगा। और अगर यह संदेश आपकी समझ में आया है तो मैं आपने इन बातों को सुना, इसलिए आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ।